नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है तीसरी लहर कोरोना की। दूसरी लहर से तो जैसे तैसे हम गुजर रहे हैं और झेल रहे हैं चीज़ों को, जो भी हमारे आसपास है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से निकलते हुए देश आगे बढ़ रहा है। और इसी बीच इस तरीके की चीज़ें और बातें भी आने लगी हैं कि तीसरी लहर भी अब आकर ही रहेगी। सीरो सर्वेज चल रहे हैं, 5वें दौर का सर्वे सीरो का दिल्ली में हुआ और इसके बाद से और चीजें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद और इसी दौरान जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन की स्पीड हमारे देश में अभी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, उनके पीछे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इस गति को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसके तरीकों पर जरूर हम बात करेंगे आज। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि अगर तीसरी लहर आ जाती है, अगर यदि तो हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी और प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हमने किया और एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने किया, तो हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो वो लहर बच्चों पर ज्यादा असर डालेगी। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं या तमाम जो दूसरे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना सकते हैं। लेकिन बच्चे मास्क कैसे लगाएं और कितनी देर तक लगा कर रख सकेंगे? बच्चों को क्या मास्क के लिए बाउंड किया जा सकता है? बच्चों के बिहेवियर के अनुसार अगर 5-6 साल से बड़ा बच्चा है तो हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटे से बच्चे को क्या उस तरीके से बाउंड किया जा सकता है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग हम रखेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि लंबे समय से बच्चे जो हैं घरों से बाहर जाना, पार्क्स में जाना, उन सब एक्टिविटीज से दूर हैं, स्कूल में जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो घर में रहेंगे और हम और ज्यादा कैद कर देंगे तो उनका मानसिक व्यवस्थाएं और अवस्थाएं किस तरीके की होंगी, ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसी पर आज बड़ा मुद्दा में बात करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर और देश के कल पर कहर कितना और कैसे, और क्या हम इससे बच सकते हैं, इसी पर आज बात करेंगे बड़ा मुद्दा में। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं डॉक्टर शैलेंद्र भदौरिया, हेड ऑफ आईसीयू फोर्टिस से, और डॉक्टर सपना तनेजा हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, ईएसआई अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर सपना, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तीसरी लहर की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात, और सबसे ज़्यादा चिंता की बात अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने से ही लूं तो एक 3 साल की बच्ची का पिता होने के नाते ये मेरे लिए और ज़्यादा चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मैं बाहर काम करता हूं और समय समय पर कोशिश रहती कि एक लंबे गैप के बाद ही घर जाऊं और बहुत सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन सब चीज़ों को या कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं घर में प्रवेश करूं। लेकिन बावजूद उसके डर जब अपने बच्चे के प्रति हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस बात को आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। तो हमें आप बताएं, तीसरी लहर का असर किस तरीके से, कितना, और इस डर को अगर दूर करने की कोई दवा, कोई खुराक अगर आपके पास हो, डॉक्टर सपना। देखिए, जो डब्ल्यूएचओ ने और हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है वो ये कि तीसरी लेयर आएगी, लेकिन वो कब आएगी, कितना इफेक्ट करेगी, कितने समय के बाद आएगी, ये एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए हुए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम आए घर में तो कोशिश करें कि अपना हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को बार बार अच्छी तरह धोएं, अपने हाँ। कपड़े एकदम से बदल लें, ठीक है। और इसकी कोशिश करें कि बच्चों को, जो भी अगर कोई हाई रिस्क है हमारे घर में या कोई हाँ। पेशेंट है जो हाँ। कोविड पॉजिटिव है, तो उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश हम्म। करें। तो यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, बेसिकली मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे हमारे इन्फेक्ट ना हों। उसके बाद भी डॉक्टर सपना, अगर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तमाम सब चीज़ें करने के बावजूद भी, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम एक रिपोर्ट भी अभी केंद्र सरकार की तरफ से आई है जिसमें ये डेटा शेयर किया गया कि सिर्फ 14% लोग ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं, प्रॉपर मास्क लगा रहे हैं। तो बाकी के बचे लोग जिनकी और ये भी कहा गया कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो तीसरी लहर से बचना नामुमकिन है और आएगी तो बहुत बड़ा कहर लेकर आएगी। फिर भी अगर बच्चों को ये बीमारी घेर लेती है तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है? देखिए, अच्छी बात इसमें ये हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो ज़्यादातर जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या तो उनमें सिम्पटम्स नहीं हैं, और या फिर अगर हैं भी तो माइल्ड सिम्पटम्स हैं। हाँ। माइल्ड सिम्पटम्स जैसे कि थोड़ा बुखार, थोड़ी खांसी, थोड़ा गला खराब, या फिर इनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्स भी हैं जैसे कि लूज मोशंस, हाँ। वॉमिटिंग, पेट हाँ। दर्द,
रैश आना, कुछ रेयर परसेंटेज में ही हमें एक डिसीज मिलता है, इनमें एक डिसऑर्डर मिलता है जो कि हम मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज नाम से जानते हैं। हाँ। उसमें ऐसा हो सकता है कि कावासाकी डिजीज जैसा प्रेजेंटेशन, या कुछ रेयर केसेस ही हैं, बहुत कम परसेंटेज है जिसमें बच्चों में ये रेयर डिजीज मिल रहा है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे कि बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा बेटर होता है बड़ों से, अभी तक हमने पिछली वेव में भी देखा और इस वेव में भी हमने देखा कि बच्चों में ज्यादातर प्रेजेंटेशन माइल्ड है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम काम करेगा और हमारे बच्चे कम इन्फेक्ट होंगे। हाँ, एक चीज अगर इसी को होता लेकर, भी है तो हाँ, इसमें जरूरी बात ये है कि हम पेरेंट्स को डेंजर साइंस के बारे में एक्सप्लेन करें। ओके, जैसे अगर आपके बच्चे को बुखार है, हाँ, खांसी है, हाँ, अगर सिर्फ आपके बच्चे को सिर्फ बुखार है, बच्चा खा पी रहा है, हाँ, सांस तेज नहीं चल रहा है, बहुत तेज बुखार नहीं आ रहा है, हाँ, बहुत तेज पेट दर्द, उल्टी, एक्सट्रीम वीकनेस, ये हाँ, सब डेंजर साइंस। हाँ, सैचुरेशन आपने घर में मॉनिटर करनी है। अगर सैचुरेशन आपकी 95 से ऊपर जा रही है हाँ, तो कोई डरने की बात नहीं है। कोविड हाँ, एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन की तरह से निकल जाता है। लेकिन अच्छा, अगर इन हाँ, डेंजर साइंस में से कोई भी एग्जिस्ट करता है हाँ, तो हमें इमीडिएटली नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। एक चीज़ इसमें और डॉक्टर सप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम पहले से अच्छा है और तमाम दूसरे लोगों से अच्छा है, और बच्चों का क्योंकि वो बढ़ती एज होती है तो उसमें उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट रहती है। लेकिन हमने ये भी देखा जब कोरोना का देश में या पूरी दुनिया के सामने आमना सामना हुआ, तब ये कहा गया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो इससे बच जाएंगे, और हमने देखा भी पहली वेव में। लेकिन दूसरी वेव में हमने देखा कि कोरोना गांव में एंटर कर गया, और पहली वेव में ये माना जा रहा था कि गांव के लोगों का इम्यूनिटी जो है वो इम्यून बेहतर सिस्टम रहता है, उनका खाना पीना सही है और ज़्यादा मेहनत है और वर्कआउट ज़्यादा है, तो इसीलिए इम्यूनिटी सिस्टम उनका अच्छा है। लेकिन अब जब वहाँ इफेक्ट हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट भी क्या एक तरफ रह गया है इससे? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बच्चों पे हमें WHO से और कंट्रीज से और हमारी कंट्री से भी जो डेटा मिला है, हाँ, उसमें यही है कि बच्चों में ज्यादातर, ये अभी तक के मिले हुए डेटा की मैं हाँ, बात हाँ, कर रही हूँ, ज्यादातर यहाँ पे ये एसिम्टोमेटिक है। हाँ, बस हमें वॉच करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है बच्चों को, टू लुक फॉर एनी डेंजर साइन। हाँ, दैट इज द मेन थिंग। और अगर कुछ हाई रिस्क बच्चे हैं, जैसे कि कोई बच्चे जैसे हैं जिनको पहले से कोई लंग डिजीज है, जी, और या फिर डायबिटीज है या ओबेसिटी है, या जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हमें और क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। तो या फिर किसी के घर में कोई कोविड पॉजिटिव एडल्ट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई बहुत सिक पेशेंट है और कोविड पॉजिटिव है, हाँ, तो ये कुछ हाई रिस्क केसेस हैं जिनमें आपको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। अदरवाइज अभी तक बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड। चलिए, और भी बात करेंगे डॉक्टर सपना आपसे। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र भी हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, तीसरी वेव की जो बात हो रही है, लेकिन हम उससे पहले ही एक और ब्लैक फंगस नाम की एक और बीमारी से जूझने लगे हैं। ये अब पता चलने लगा है कि कोरोना से लड़ते लड़ते बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यानी कि सफाई नहीं रखा गया, या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेते वक्त, या मास्क को चेंज नहीं किया गया, या तरह तरह की और दूसरी वजहें हैं। इसके अलावा जब ब्लैक फंगस अब हमें हमारे लोगों की जान ले रहा है, तो क्या अब इस लड़ाई से जूझते हमें और ज़्यादा समझ और सीख लेनी होगी आने वाले समय के लिए, और थर्ड वेव से बचने के लिए अब से ही तैयारियों का हमें पूरी तरीके से इंतजाम करना होगा? और जो भी कुछ आप थर्ड वेव के इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप समझते हैं, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, वो आप प्लीज बताएं। देखिए, थर्ड वेव को रोकने के 3 तरीके हैं। उसमें जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है वो हमारी वैक्सीन है। बट ये इम्पोर्टेंट है समझना कि वैक्सीनेशन सिर्फ हमारा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आपकी कंट्री, सोसाइटी में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा, आपके पर्सनल वैक्सीनेशन से आप बचते हैं। लेकिन कंट्री को बचाना है तो कंट्री में किस लेवल पे वैक्सीनेशन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस वायरस में जैसे भी हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी हमें चाहिए रहेगी, जब तक कि 55-60% लोग इन्फेक्ट नहीं हो जाते हैं, एक्सपोज नहीं हो जाते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता एंटीबॉडीज नहीं आ जाती हैं, तब तक ये वेव आती रहेंगी। वेव मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों का इन्फेक्ट होना। तो उसको बचाने के लिए हमें कम से कम अपनी 55 सालों की पॉपुलेशन को वैक्सीन करना जरूरी है। अभी जो हमारे वैक्सीनेशन हुआ है वो करीब 19-20 करोड़ लोगों के आसपास हुआ है। ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट की तैयारी के हिसाब से जज करूं तो मुझे लगता है इसमें 4-5 महीने और लगेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तो लास्ट वीक बोला था कि हम
इस ईयर के एंड पे सबको वैक्सीनेट करने का एक एग्रेसिव प्लान बना रहे हैं, हाँ। बट फिर भी मुझे लगता है प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए 4-5 महीने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें अगले 4-5 महीने तक बचे रहना है, चाहे केसेस कितने भी कम आए। हाँ। अगली बात जी। जो आपके मैम ने पहले ही बताए हैं कि जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और एवरग्रीन मेजर हैं, हाँ। ये आप पिछले 1-1.25 साल से सुनते आए होंगे, लेकिन हर आदमी यही रिपीट कर रहा है, एक्सपर्ट यही रिपीट कर रहे हैं कि यही सबसे आसान तरीके हैं। वैक्सीन और ये सिंपल मेजर्स हैं, यही सबसे आसान तरीके हैं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि गवर्नमेंट लोगों के एजुकेट होने का वेट नहीं कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ऐसे रहेंगे जो लापरवाही बरतेंगे, उसके लिए अथॉरिटीज को अपने एक्शन लेनी पड़ेगी। प्लस आपकी जो पर्सनल इम्यूनिटी है वो हमेशा काम आती है। बच्चों में जैसे मैम ने बताया, अभी तक तो हम बचे हुए हैं कि बच्चे उसमें ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम ब्राजील के आंकड़े लें तो वहां से 1600 बच्चे अभी तक डेथ हो चुकी है। तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमें ये भी देखना है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि अब दुनिया जुड़ी हुई है। तो कोई प्रॉब्लम अगर एक कंट्री में चल रही है तो वो कल के दिन आपके पास भी आ सकती है। रही बात ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है। जिस तरह से वायरस, ये कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल आदमी में ये फंगस अगर आपकी बॉडी के अंदर आ भी जाता है तो इन्फेक्शन नहीं करेगा जब तक कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं हो जाती है। तो अगर हमारे कोविड के केसेस कम हो जाएंगे तो इसके केसेस भी कम हो जाएंगे, कि कोविड भी उनको अफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, ये भी उनको अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। प्लस कोविड में जो हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को और भी कमजोर कर सकते हैं। प्लस जो अनकंट्रोल्ड शुगर होती है स्टेरॉइड के कारण से, या किसी की पहले से ही है, तो वो भी एक फंगस, इस फंगस के लिए एक फूड की तरह होती है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। फंगस में बेसिकली हमें इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये बीमारी अगर फैल जाती है तो इसकी मोर्टेलिटी कोविड से कई गुनी ज्यादा है। कोविड में तो 100 में 5 लोगों के मरने का खतरा होता है, लेकिन अगर ये बीमारी फैल जाती है तो आपके मरने की पॉसिबिलिटी 50 से 60% तक होती है। इसमें डॉक्टर एक चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि अगर हम लार्ज स्केल पे वैक्सीनेट लोगों को कर देंगे और एक जिससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ये चीज़ें अगर आज की स्पीड को देखें तो आपने अनुमान लगाया है 5 से 6 महीने या 4 से 6 महीने के बीच बीच हम शायद टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि वो साल भर तक, इस साल के एंड तक आते आते चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। क्या इससे ये माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि अब अलग अलग क्योंकि अभी तक जो 2 डोज वाली वैक्सीन आई हुई हैं, आगे आने वाले समय में और भी बाहरी जो वैक्सीन हैं, सिंगल डोज वैक्सीन भी हैं, और भी आगे डेवलप हो रही हैं वैक्सीन। फिर बच्चों के लिए भी कई जगहों पर ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए, 12 से 18 साल के बच्चों को। तो ये जो वैक्सीनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो अलग अलग देश में चल रहा है, और एक ही देश में कई कई अलग अलग कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा अगर समझा पाएँ, लोग अगर जान पाएँ या जागरूक हो पाएँ और वैक्सीनेशन के लिए शायद आगे आ पाएँ, आप कुछ और जानकारी दे सकें। देखिए, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो एक बड़ा सेक्शन उसको लेके चिंतित था कि क्या ये वैक्सीन इतने कम समय में बनी है तो ये इफेक्टिव है। दूसरा, क्या ये सेफ है। तो पहले 2 महीने में लोगों की लापरवाही भी है, क्योंकि हमारे पास 10 से 12% जो वैक्सीन है वो वेस्ट हुई है। दिल्ली अकेले में 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहले 2 महीने में बर्बाद हुई है। तो उसकी सजा हम देख भी रहे हैं। तो वैक्सीनेशन हमारा सबसे इजी वेपन है। वैक्सीन 400-800 रुपए की आती है, लेकिन अब जब हम इलाज कराने जाते हैं तो हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं। आपको कोविड में कोई भी 100% सेफ ऑप्शन नहीं मिलेगा। वैक्सीन की भी एफिकेसी 80-90% के आसपास दी हुई है। 10% लोगों को फिर भी खतरा रहेगा, लेकिन और कोई तरीका नहीं है जिससे आपको इस लेवल का प्रोटेक्शन 80-90% लेवल प्रोटेक्शन मिले। बहुत कम लोग हैं जिनको डबल वैक्सीन लगने के बाद गंभीर कोविड हुआ है। उनका परसेंटेज जो हेल्थ केयर वर्कर्स और सारे अभी तक डेटा आए हैं उनमें बहुत कम है। तो हमारा जो बचाव का तरीका है वो वैक्सीन ही है। सॉरी, आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मैं मिस कर गया, आप क्या रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि अलग अलग वैक्सीन्स हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में, भारत में ही 2 अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन्स अभी लग रही हैं। स्पुतनिक अब इंडिया में आ गई है, वो भी उसकी भी डोजेज शुरू हो जाएंगी। तो इसको लेकर भी थोड़ा असमंजस है कि लोग ये बात करते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। और व्हाट्सएप पर तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन और शेयर करके लोगों को डराया भी जा रहा है, लोगों को बरगलाया भी जा रहा है, बहकाया भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप क्लियर कर सकें, वैक्सीन अलग अलग कंपनी की हैं, अलग अलग तरीके की। देखिए, जो अभी तक के डेटा हैं
उसके हिसाब से कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों की इफिकेसी ऑलमोस्ट सेम आई है। इसका मतलब हाँ। दोनों ही बराबर इफेक्टिव हैं। ठीक है। स्पुतनिक है, उसकी भी इफिकेसी इसके आसपास ही कहीं है। हाँ। जो कोविशील्ड है वो हमारे और यूरोपियन देशों सब में यूज हो रही है। सो ऐसा नहीं है कि ये चीजें अब इनके बारे में हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हाँ। और वो डेटा लोकल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो ठीक है। इनकी जो सेफ्टी थी वो मोरलेस बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुकी है। हाँ। अब जहां तक बात रही साइड इफेक्ट की, तो 2 से 4% में कोई भी दवाई या वैक्सीन होती है उसमें साइड इफेक्ट की संभावना रहती है, बट ये बहुत छोटा रिस्क है जिस लेवल का प्रोटेक्शन ये वैक्सीन हमें देती है। जहां तक रही वैक्सीन चूज करने की बात, तो मेरे ख्याल से जिस सिनेरियो में हम हैं, जिस लेवल की एफिकेसी तीनों वैक्सीन की है, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जो भी वैक्सीन मिलती है आपको लेना है। इसमें कोई दूसरा थॉट नहीं देना। अगर आपको कोविशील्ड मिल रही है हाँ। तो हाँ। कोविशील्ड लीजिए, कोवैक्सीन मिल रही है तो कोवैक्सीन लीजिए, स्पुतनिक मिल रही है तो स्पुतनिक लीजिए। हाँ। हो सकता है कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट और भी वैक्सीन को अप्रूव कर सकती है। हाँ। फाइजर की वैक्सीन कुछ लोग बोलते क्यों नहीं है। हाँ। हाँ। फाइजर की वैक्सीन को जो मेंटेन करने का टेम्परेचर है वो -70 डिग्री होता है, जो हमारे देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से मुश्किल है। प्रैक्टिकल नहीं है, और उसकी कॉस्ट भी हमारे मेंटेनेंस के लिए काफी ज्यादा आएगी। बिल्कुल। बट हमारे पास जो तीनों अवेलेबल वैक्सीन है ये वर्ल्ड क्लास है, और आप इनको यूज करिए बगैर किसी डाउट के। चलिए, बहुत सही जानकारी आपने दी, और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, तो इस बात को लेकर जागरूक रहेंगे और होंगे कि वैक्सीनेशन में को लेकर कोई भी डाउट है तो शायद वो डाउट दूर होगा और वो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल और भी हैं। डॉक्टर सपना, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अब बात ये भी होने लगी है कि बच्चों को कब वैक्सीन मिलेगी या बच्चों के लिए कब वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। क्या उस चीज़ की वाकई ज़रूरत है उस स्तर पर सोचने की? क्योंकि अभी डॉक्टर शैलेंद्र ने जो जानकारी दी कि ब्राज़ील में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है, और हमें सिर्फ अपने देश में, अपने आसपास देखने की नहीं, अब ग्लोबली हमें देखने की ज़रूरत है कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक चीज़ें आने में या यहाँ से वहाँ तक चीज़ें जाने में बहुत ज़्यादा समय लग नहीं रहा है। डॉक्टर सपना। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन की बात करते हैं, जो कि कोविड की सबसे डेडली कॉम्प्लिकेशन है बच्चों में, डेफिनेटली वो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में अब थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, डेफिनेटली। और इन सब को प्रिवेंट करने का जो हम वैक्सीन, जो कारगर मेथड की बात कर रहे हैं, वैक्सीन देखिए किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती। वैक्सीन उस डिजीज की सिविरिटी को प्रिवेंट करती है कि वो कितनी घातक है, उसकी घातकता को कम कर सकती है। वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकती। जहां तक बच्चों में वैक्सीनेशन की सवाल है, करीबन 90 वैक्सीन से 90 हैं वैक्सीन जो अभी ट्रायल्स में हैं, कुछ अप्रूव्ड और कुछ अप्रूवल के रास्ते में हैं, और कुछ तो इनमें मार्केट में से आ चुकी हैं, और 150 से ऊपर के करीब वैक्सीन जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अभी तक तो हमारी रिकमेंडेशन के हिसाब से 18 साल से ऊपर ही वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है, बट हो सकता है अभी कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा, ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मे बी इन द नेक्स्ट फेज हम बच्चों की वैक्सीनेशन डेफिनेटली इट इज प्लान्ड इन अ फेज प्लान। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या उस स्तर पर ज़रूरत भी आपको लगता है, जैसे हम पहले फेज में इस डिस्कशन की बात कर रहे थे कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है, तो उनमें बहुत सिम्टम्स बहुत नॉर्मल पाए जा रहे हैं फिलहाल आज के दिन में अगर देखा जाए, तो आने वाले समय में चीज़ें क्या हाथ से निकलेंगी? इस समय हमारी जरूरत वैक्सीनेशन के साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की। जैसे कि हमने देखा कि अभी एडल्ट पेशेंट कितने सारे कोविड हमारे पास जैसे ही पॉजिटिव हुए, गवर्नमेंट ने इतने सेंटर्स खोले, इतने जगह जगह पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए, जगह जगह पे आईसीयू खुले। लेकिन थोड़ी चिंताजनक बात यह है कि अभी पीडियाट्रिक्स के लिए इतने आईसीयू हमारे नॉर्थ इंडिया के रीजन में ही इतने नहीं है कि अगर ब्राजील जैसी स्थिति हमारे देश में आती है तो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम को अभी और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट, डॉक्टर सपना, हाँ, ये आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है, और मैं इस सवाल पर आने ही वाला था, आपने इस बात को का जिक्र कर ही दिया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और अगर आप एलिबरेट कर सकें, क्योंकि जितने की ज़रूरत आज हमें, जैसा आपने इसी एग्जाम्पल के साथ बताया कि आज एडल्ट्स में जिस तरीके से प्रॉब्लम आई है और इतनी भयंकर तरीके से बीमारी फैली है, तो हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स नहीं, हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें बेड्स नहीं, बेड्स हैं तो वो हमारी ज़रूरत के नहीं है, ना ऑक्सीजन वहाँ पर है। अगर बच्चों के साथ इसी रेशो में ही अगर प्रॉब्लम हो जाती है या इससे थोड़ा कम भी अगर होती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं, और हैं तो हम, और नहीं तो हमें कितनी और ज्यादा जरूरत है? हमें उसकी तैयारी की बहुत सख्त जरूरत है।
क्या हम बच्चों को इस तरह के फटाफट से ग्राउंड्स में फटाफट से आईसीयूज रेडीमेड करके क्या हम रख पाएंगे? और दूसरी बात है कि बच्चों को आईसीयू में रखना, ऑक्सीजन मास्क लगाना ही एक मुश्किल काम होता है। जैसे एडल्ट्स में हमने क्या किया, आईसीयू में पेशेंट अंदर है, हम बाहर से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, हमने फोन पे बात कर ली, फोटो, ठीक है, पेशेंट ने आपको बता दिया ऐसा ऐसा है मेरा हाल में। लेकिन एक बच्चा, क्या वो अकेला मास्क के साथ मास्क खींच के फेंक देते हैं बच्चे, प्रॉम्प्ट निकालते हैं? बिल्कुल। बच्चों के साथ मदर या फादर एक केयर टेकर को रखना भी, उसकी फैसिलिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। बेसिकली इस समय हमें जरूरत है कि हम अपने गवर्नमेंट, प्राइवेट, सब, ऑफ कोर्स बिग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक आईसीयूज हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सब हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक आईसीयूज, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज को डील करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप और बता दीजिए, ठीक है इसमें एग्जैक्ट डेटा शायद आप न दे पाएँ, लेकिन अगर दे सकें तो ज़रूर आप बताएं, लेकिन और नहीं भी तो आप मोटे तौर पर इतना ज़रूर बताएं कि हम आज किस लेवल पर हैं। मान लीजिए कि हमें 100 की ज़रूरत है, तो हमारे पास आज कितना है, 10, 20, 15, कोई भी एक एग्जैक्ट डेटा अगर आप दे सकें, नहीं तो मोटे तौर पर भी अगर आप बता सकें। ये सवाल मेरे लिए बताना अभी मुश्किल है, इसका डेटा मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, पर मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज के लिए इस रीजन में अभी काफी डेफिसिट, मतलब हमें बहुत ज्यादा काम करने की इस लेवल पर जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। डॉक्टर शैलेंद्र, बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, ये चीज़ हमने देखी जो अभी डॉक्टर सपना ने जिक्र किया, और ये सच में बड़ी चिंता की भी बात रही। और हम क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे थे, और चीज़ों को हमने देखा कि जब फर्स्ट वेव से हम निकल गए थे तो हमें नहीं पता कि हम आगे किस मुसीबत से घिरने वाले थे। और जनवरी तक भी खुद प्राइम मिनिस्टर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई को जीता है, लेकिन किसी को नहीं पता था और चीज़ें किस तरीके से ख़राब हो जाएंगी 3 महीने के बाद ही, लेकिन हुई और चीज़ें हमारे हाथ से जाती दिखी। आज की जो परिस्थितियां हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड वेव या आने वाली वेव से, जैसा आपने जिक्र किया कि ये हो सकता आती भी रहे, हमें निपटना हो और सही तरीके से निपटना हो, तो कितनी तैयारी की ज़रूरत आपको लगती है, मोटे तौर पर भी अगर आप बता सकें। देखिए, इस जो सेकेंड वेव में हमने अपने हाथ जलाए हैं, हाँ, उससे हमने अपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ऑक्सीजन सप्लाई की, बेड की, मेरे ख्याल से इस सबक के बाद हम एडल्ट केसेस के लिए तो, या बड़ों में जो कोविड हो रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं और काफी तैयारियां भी कर ली हैं। लेकिन जो डॉक्टर डॉक्टर तनेजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि बच्चों में, आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते हैं आईसीयू में। अब आपके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे को कोविड हो गया तो आप उसको कहाँ रखेंगे, बाकी 2 बच्चों को कहाँ रखेंगे, पेरेंट्स कहाँ रखेंगे। इसीलिए जो मैंने कहा है कि 55 से 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है। जब वो बच्चों के पेरेंट्स वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर भी वो कोविड एरिया में जा सकते हैं सेफली, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। वेरी ट्रू। लेकिन अगर बच्चों के पेरेंट्स का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बच्चों के पेरेंट्स को भी खतरा है वहां जाने में। इसलिए पेरेंट्स का वैक्सीनेशन होना जितनी जल्दी से जल्दी हो इस वेव को तोड़ने के पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। ये बहुत सही और बहुत ज़रूरी बात डॉक्टर साहब आपने बताई, और आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है इस डिस्कशन में, और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा जी, बात और कहना चाहूंगी। जी डॉक्टर सपना जी बताएं। हमारी सारी गाइडलाइंस कहती हैं कि बच्चों को एडमिट करेंगे कोविड डेडिकेटेड पीडियाट्रिक आईसीयूज में, कोविड डेडिकेटेड नियोनेटल आईसीयूज में, कोविड डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड्स में। क्या हमारे पास अभी इस बात की तैयारी है? हमारे पास कितने कोविड डेडिकेटेड, कितने अस्पतालों में हमारे पास कोविड डेडिकेटेड पीडियाट्रिक फैसिलिटीज, इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का इतने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सपना, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र, आप जुड़े और आपने बात रखी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आ गई होंगी इस पूरी डिस्कशन से। जहाँ तक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आसान और सबसे सरल, कि कोविड नियमों का पालन करना है। और वो नियम क्या है, हम में से हर कोई शायद एक दूसरे से बेहतर जानता है, बार बार उसे दोहराने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दोहराव उसका एक बार फिर से हम अपनी तरफ से करेंगे कि मास्क आप लगा करके रखें अगर आने वाली वेव से अपने बच्चों को बचाना है। और अगर अपने बच्चों की देखभाल उस वक्त करनी है
तो वैक्सीनेशन करवाएं। अगर जैसे अभी डॉक्टर शैलेंद्र कह रहे थे 50 से 60 करोड़ लोगों को, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेशन उनका हो गया तो हो सकता है तीसरी वेव से हम आसानी से लड़ सकें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की परिस्थिति से आप अंदाजा लगाएं कि अगर इससे भी ज्यादा बुरे हालात होंगे और अगली वेव में अगर हमारे बच्चों को अगर उससे नुकसान होगा तो आप सोच करके देखें। और डॉक्टर सपना की इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चा मास्क उतार कर फेंक देता है, ऑक्सीजन का अगर उसको जरूरत पड़ गई तो वो ऑक्सीजन लगाकर रख नहीं सकता है, और अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया नहीं तो आप बच्चे के पास जा नहीं सकते। कितनी ज्यादा परेशानी की बात होगी। तो ऐसी परेशानी ना होने पाए इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगा करके रखें, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं, और घर के अंदर आएं तो सैनिटाइजेशन का प्रयोग जरूर करें। ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का और अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी का ध्यान रखें। खुद भी स्वस्थ रहें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।